प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म में हमने विभिन्न प्रकार के जो वन संसाधन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, उसमें घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। अब आता है उन प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं, उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के जो संसाधन पाए जाते हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन के जो प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं, विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत इसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं। संक्षेप में हम अध्ययन करते हैं। जैसे पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर वनों के क्षेत्र पाए जाते हैं, और वनों के क्षेत्र पाए जाने के कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं के लिए और जनसंख्या का दबाव कम होने के कारण वहाँ पर वन संसाधन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। उसके प्रमुख रूप से लकड़ी काटने का, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाओं के लिए वहाँ पर अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं। इस कारण से वहाँ पर लकड़ी काटने का उद्योग है एवं विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण की जो क्रियाएँ पाई जाती हैं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है महान झील प्रदेश। महान झील प्रदेशों में विश्व की 5 बड़ी झीलें मिशिगन, ह्यूरन, सुपीरियर, ओंटारियो और इस प्रकार मिशिगन जो झीलें पाई जाती हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की एवं झील की सस्ते यातायात की सुविधा होने के कारण भी वहाँ पर लकड़ी काटने का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है अपलेशियन क्षेत्र। अपलेशियन क्षेत्र में भी अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का व्यवसाय है। प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत या मानव अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसमें अत्यधिक मात्रा में मांग होने के कारण इन क्षेत्रों में, अपलेशियन क्षेत्रों में के अंतर्गत। फिर आता है मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत मिसिसिपी, मिसौरी जो नदी पाई जाती है, उस क्षेत्रों के अंतर्गत भी जो प्रदेश पाए जाते हैं, प्रेरिज घास के मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उनको साफ करके, और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के जो मध्यवर्ती जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर कृषि के कार्य के लिए इस प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में मध्यवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत। फिर आता है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्रों में तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत तथा मेक्सिको के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसके अंतर्गत भी उत्पादन किया जाता है। फिर आता है रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला के जो उत्तरी क्षेत्रों में अलास्का से लेकर के दक्षिण में मेक्सिको तक के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का व्यवसाय किया जाता है। इसके बाद में आता है पश्चिमी क्षेत्र में भी जो घाटियाँ पाई जाती हैं और तटवर्ती जो प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तरी क्षेत्रों के अंतर्गत अलास्का के अंतर्गत भी कोणधारी जो वन पाए जाते हैं या मुलायम लकड़ी के जो वन पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है भारत। भारत में दक्षिण भारत के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या मानसूनी जलवायु वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत हिमालय के जो पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का व्यवसाय किया जाता है। और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है वो घरेलू कामों के लिए भी और विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियों के लिए भी तथा साल, सागवान, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाओं के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। फिर चीन आता है। चीन की जो तिब्बत का पठारी प्रदेश पाया जाता है, रेड बेसिन का जो क्षेत्र पाया जाता है, यूनान और हुनान के तथा हांगो और यांगटी कांग नदी के बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं, उसमें लकड़ी काटने का व्यवसाय अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेजन नदी का बेसिन प्रदेश पाया जाता है। मिनास गेराइस जो राज्य पाए जाते हैं या ब्राज़ील का पठारी प्रदेश पाया जाता है, उसके अंतर्गत भी अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का व्यवसाय किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है कनाडा। कनाडा में भी कागज़ एवं लुगदी उद्योग के लिए मुलायम लकड़ी के जो वन पाए जाते हैं, उनको अत्यधिक मात्रा में काटा जाता है और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाओं के लिए इसका उपयोग है और कागज़ और लुगदी के उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है कनाडा के बाद में रूस। जो विभाजित रूस के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, साइबेरिया का जो क्षेत्र पाया जाता है, यूराल पर्वत के जो दक्षिणी क्षेत्र पाए जाते हैं और पूर्वी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का व्यवसाय किया जाता है। साइबेरिया में यूराल से लेकर के बाल्टिक सागर तक के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पाया जाता है, उसके सारे के आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में लकड़ी काटने का व्यवसाय किया जाता है। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश पाए जाते हैं, उसमें इंडोनेशिया के जो देश पाए जाते हैं, उसमें भी
इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप समूह के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, मलेशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत भी उत्पादन में लकड़ी काटने का व्यवसाय है। यहाँ की लकड़ियाँ होती है वो कठोर होती हैं, इसलिए काटने में दिक्कत होती है, जलवायु भी अनुकूल नहीं होती है, लेकिन फिर भी अत्यधिक मात्रा में औद्योगिक क्रियाओं के लिए या इमारती लकड़ी की मांग अधिक होने के कारण इसका उपयोग है किया जा रहा है। फिर आता है यूरोपीय देशों के अंतर्गत, जैसे उत्तरी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उत्तरी यूरोप के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसमें मुलायम लकड़ी जो पाई जाती है और कोणधारी वनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर लकड़ी काटने का व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड के जो क्षेत्र पाए जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के लकड़ी की जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी प्रतिस्थापन जो वस्तुएँ हैं वो आ गई। विभिन्न प्रकार के जो प्रतिस्थापन वस्तुएँ आ जाने के कारण जो प्लास्टिक है, लोहा होता है, उसका भी फर्नीचर उद्योग के अंतर्गत या विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसके अंतर्गत उपयोग किया जाने लगा है। कागज़ एवं लकड़ी उद्योग का भी धीरे धीरे उपयोग है किया जा रहा है, और उसके साथ साथ उसमें प्लास्टिक या अन्य प्रकार के जो कपड़े होते हैं, उनके रेशेदार जो वस्तुएँ होती हैं, उनके द्वारा भी कागज़ तैयार किया जाने लगा है। और अखबारी कागज़ है, उसकी भी धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की जो मांग पाई जाती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस कारण से इसका अब धीरे धीरे वनों का कटाव है वो कम किया जा रहा है। इसी के बाद में आता है संरक्षण। जब अत्यधिक मात्रा में एक्सप्लॉइटेशन होगा, अत्यधिक मात्रा में हम दुरुपयोग करेंगे, तो इसको हम विभिन्न प्रकार के जो हमारा हरा सोना पाया जाता है, हमारे जो फॉरेस्ट एरिया पाए जाते हैं, हरा सोना पाया जाता है, या हमारी जो अर्थ पाई जाती है, उस अर्थ का फेफड़ा पाया जाता है या प्राण वायु पाई जाती है, इस कारण से भी हमारे जो वन संसाधन है उसका अत्यधिक मात्रा में महत्व पाया जाता है। क्योंकि ये जो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे या अत्यधिक मात्रा में हम इसका उपयोग करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उसकी नुकसान होगा और प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो कम होती चली जाएंगी। इसमें सबसे पहला जो मुख्य कारण आता है वो आता है वृक्षों की अविवेकपूर्ण कटाई। हम जो पेड़ पौधे जो काटते हैं उसका सही ढंग से उसका कटान नहीं करते हैं, फिर कटान करके भी जब मानव की जो आवश्यकताएं होती है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उसका जो मुख्य हिस्सा होता है उसी का उपयोग कर लेते हैं, और अन्य हिस्से होते हैं उनको बेकार छोड़ देते हैं। इसलिए उसके अविवेकपूर्ण रूप से जो कटाई करते हैं वो भी इस के दुरुपयोग की श्रेणी के ही अंतर्गत आता है, तो एक्सप्लॉइटेशन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है जो वनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की आग लग जाना है। जैसे पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया के आसपास के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, या रॉकीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पर बड़े और विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आग लग गई थी। तो वनों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, भारत में भी कई बार हिमालय के पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं, या दक्षिण में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की अग्नि की घटनाएँ हैं वो होती रहती हैं। तो अग्नि के कारण भी अत्यधिक मात्रा में वृक्षों का नुकसान होता है, और वन संसाधन या वन संसाधन की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उस पर या उस प्राकृतिक संसाधन का ह्रास होता है। तीसरा जो आता है वनों को हानि पहुँचाने वाले विभिन्न प्रकार के कीट और जीव जंतु होते हैं, वो भी अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति एवं पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं, और नुकसान करने के कारण वो काट देते हैं उनकी, और वो जो जड़ें होती हैं उनको खोखला कर देते हैं, और खोखला करने से और फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने के कारण वो पहले ही अपनी परिपक्वता प्राप्त करने से पहले ही वो पेड़ पौधे होते हैं नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और उसमें की जो लकड़ियाँ होती हैं वो खराब हो जाती हैं। इस कारण से भी उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े और लगने से या बीमारियां लगने से भी नुकसान होता है। फिर आता है बीमारियों का प्रकोप। कई बार क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष के जो क्षेत्र होते हैं या प्राकृतिक वनस्पति के जो क्षेत्र होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होते हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं और कई बीमारियां फैल जाती हैं, और उसके कारण उसमें विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, और रोग लगने के कारण वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं या एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है वनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसी टॉपिक के अंतर्गत जो लास्ट बिंदु है वो पाया जाता है संरक्षण। सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो आता है संरक्षण किसे कहा जाता है, संरक्षण क्या होता है, तो किसे कहते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा। तो हमारे जो अत्यधिक मात्रा में हम पेड़ पौधे या हमारे जो
दैनिक उपयोग के लिए या हमारी जो प्राणवायु पाई जाती है या ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, उससे लेकर के मानव जीवन के और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में वन संसाधन का उसका महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। उसी श्रेणी के अंतर्गत हम यदि उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, उसको संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और समाप्त होने से उसके विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं मानव जीवन पर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर, स्थल भागों पर, विभिन्न प्रकार के वायुमंडल पर और जैवमंडल पर उसके दुष्प्रभाव में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, संसाधन की या संरक्षण की जो संकल्पना है वो किसे कहा जाता है। इस संकल्पना का 1907 में अमेरिका के जो वन अधिकारी थे फोर्ड ने, इस पिनचॉट महोदय ने इसका आविष्कार किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो वन संसाधन पाए जाते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार की कॉन्सेप्ट है उसका अपना प्रतिपादन किया। 1861 में विलियम बेंस महोदय ने भी, 1828 में प्रेसिडेंट ऑफ क्वींसी ऑफ एडम्स के द्वारा भी इसका उपयोग किया गया। उन्होंने सबसे पहले इसको सुरक्षित प्रदान करना या सुरक्षा प्रदान करना या वन संसाधन पाए जाता है उसको काटने से रोकना, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से रोकना, विभिन्न प्रकार की जो अग्नियाँ होती हैं, आग लग जाती हैं, उससे रोकना या इसको सुरक्षित स्थान प्रदान करना या सुरक्षा प्रदान करना ही संरक्षण कहलाता है। इसका परिभाषा के रूप में भी दीर्घ समय तक यदि हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का उपयोग करना है तो उन संसाधन को हमें बचाना है। तो लोगों ने भलाई के लिए भी इसका उपयोग किया है और सुरक्षित पदार्थ के रूप में या इसका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो काफ़ी नुकसान है मानव को और हमारी पृथ्वी को झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार से एम्स महोदय ने कहा है कि हमारी जो इसका वास्तविक अर्थ है, संरक्षण का अर्थ है, हम वैसे अधिक बचत को अधिक मात्रा में सुरक्षित या सूचित करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो सावधानीपूर्वक उसका कटाव करना चाहिए, कटान करना चाहिए और उसका विवेकपूर्ण उपयोग है किया जाना ही संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण हो सकता है। एली महोदय ने कहा है कि वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए बचाए रखना या वन संसाधन को बचाए रखना ही इसका संरक्षण होता है। जो हम वर्तमान पीढ़ी में यदि हम उसका अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो आगे की पीढ़ियों के लिए वह समाप्त हो जाएगा। तो ये जो समाप्य संसाधन है, वन संसाधन है, समाप्य संसाधन है, इसके लिए अत्यधिक मात्रा में हमें इसके सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिम्मरमैन महोदय ने भी विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य पाए जाते हैं, उन उद्देश्यों को वर्तमान जो अवस्था पाई जाती है उसको हम नकार के हमारी भविष्य की जो योजनाएँ पाई जाती है उसके लिए हमें सुरक्षा या उनका संरक्षण करना ही ये संसाधनों का या वन संसाधन का संरक्षण कहलाता है। पार्किंसन महोदय ने भी अधिकतम लाभ के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी संरक्षण कहलाता है। वनों का जो संसाधन पाया जाता है उसके जो विभिन्न प्रकार के अधिकतम हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, मानव प्रजाति उसका अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वो उसकी सामाजिक सुरक्षा भी करना उसका दायित्व बनता है। तो सामाजिक सुरक्षा करना ही हम संरक्षण के अंतर्गत रखेंगे। और संरक्षण यदि हम चाहते हैं या फॉरेस्ट संसाधन का कंजर्वेशन चाहते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, विभिन्न प्रकार के नैतिक दायित्व के आधार पर, विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाओं के द्वारा उसका हमें संरक्षण करना पड़ेगा। तो वनों के जो संरक्षण की कुछ विधियाँ पाई जाती है, जैसे वनों की वैज्ञानिक तरीके से कटाई करना, वैज्ञानिक तरीके से, और हमें जो आवश्यकता पाई जाती है अधिक आवश्यकता होने पर ही हम पेड़ पौधों की कटाई करें। उसको काटने का जो तरीका होता है मशीनों से काट करके और फिर पुनः उसकी ग्रोथ हो जाए या पुनः उसकी पेड़ पौधा होता है तुरंत पनप जाए, इस प्रकार की हमें उसका कटान करना चाहिए। दूसरा होता है अग्नि से बचाव। वन विभिन्न प्रकार की जो अग्नि लगती है उसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के अग्निरोधक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार के जो हम वहाँ पर अग्नि फैलाने के या अग्नि का जो प्रकोप है या फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आगों की जो सुरक्षा होता है उससे करना ही वन संसाधन का संरक्षण करना है। फिर आता है हानिकारक कीटाणुओं एवं रोगों से बचाव करना भी। हम विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग करके भी हम इससे
हम उसको रोक सकते हैं या विभिन्न प्रकार के वन संसाधन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आता है वृक्षों का पुनर्रोपण करना। वृक्षारोपण की क्रियाएँ करके भी हम जैसे पेड़ पौधे होते हैं या घासें होती हैं काट लेते हैं, लेकिन फिर उसके साथ हमें पुनः उस वृक्षारोपण करके भी हम उस वन संसाधन को बचा सकते हैं। और फिर उसके अंतर्गत हमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक एरिया के अंतर्गत पहले वन काट लिए, फिर दूसरे एरिया काट लिए, तीसरे के अंतर्गत काट लिए, चौथे, फिर उसके पीछे से जो प्रथम क्षेत्र में वन काटा वो पेड़ पौधे होते हैं तैयार हो जाते हैं, तो फिर उसका हम एक साइकिल के रूप में, एक चैन के रूप में भी हम पुनः वृक्षारोपण करके फिर काट करके एक सिस्टम बना करके भी यदि हम उस संसाधन का उपयोग करते हैं और उपयोग करेंगे तो उसके साथ साथ हम उसको संरक्षण भी प्रदान करेंगे और संरक्षण प्रदान करके हम हमारे विभिन्न प्रकार के जो वन संसाधन पाए जाते हैं उसको बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।